हमारे विशेषज्ञों ने ये बताया कि जितनी जल्दी अगर हम इसका इलाज करवाते हैं तो कितना लाभ होता है। हम आपको एक कहानी दिखाते हैं। कहानी है हरगुन की। हरगुन के जीवन में कैसे बदलाव आया और क्या बदलाव आया, इस कहानी से देखते हैं। ये है हरगुन। हरगुन के जन्म से उसके परिवार में खुशियां आ गईं। उसके माता पिता इस बात से अनजान थे कि उनकी लाडली बाकी बच्चों से कुछ अलग व्यवहार कर रही है। जब इसकी उम्र 1 साल 5 महीने की थी तो मेरी बुआ जी ने रियलाइज़ किया कि सब बच्चों को मैं आवाज़ मार रही हूँ लेकिन ये रिएक्ट नहीं कर रही। तब मुझे भी एहसास हुआ कि शायद ये सुन नहीं पा रही, जिसकी वजह से ये बोल नहीं पा रही है। हरगुन के पिता ने अपनी बच्ची को तुरंत विशेषज्ञ को दिखाया। सुनाई नहीं देने की जो वजह बताई गई थी वो मेरे को ये बताई गई थी कि जो कॉकलिया के अंदर फ्लूइड होता है उसमें कुछ सेल्स होते हैं जो कम्प्लीटली डेड हो चुके हैं। हमें बहुत ऑड लगा, पहले सुना तो बड़ा शौक लगा कि बच्ची हमारी सुन ही नहीं पाई। जैसे नॉर्मल बच्चों को पीछे आवाज़ देते हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं करती थी। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि हरगुन जन्मजात बहरेपन से ग्रस्त है और उसके इलाज के लिए कॉकलियर इम्प्लांट की जरूरत है। डॉक्टर साहब ने मेरे को ये बताया था कि ये एक राइट एज है जिसमें अगर आप इम्प्लांट करा लेते हैं तो बच्चा आपका एक नॉर्मल बच्चे की तरह हमेशा जीवन जिएगा। कॉकलियर इम्प्लांट के बाद हरगुन की अब स्पीच थेरेपी चल रही है। वहीं अपनी बेटी को बातें करते देखकर हरगुन के पिता कॉकलियर इम्प्लांट के बाद अपनी बेटी में आए बदलाव से बेहद खुश हैं। जिस तरीके से पहाड़ गिरा था मुझे तो लग नहीं पा रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या होगा, लेकिन अब जैसे जैसे ये मेरे से बात करती है तो मेरे को बड़ा गर्व सा होता है। हरगुन के माता पिता अब उससे बहुत सारी बातें करते हैं और उन्हें खुशी है कि हरगुन अब उनकी आवाज सुन सकती है और साथ ही ये भरोसा भी कि उनकी बेटी आत्मनिर्भर हो जाएगी। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। बहुत ज़रूरी है ये समझना कि कितनी जल्दी इलाज होना चाहिए। डॉक्टर हंस, यहाँ पर जैसा कि हमने हरगुन के ज़रिए ये समझने की कोशिश की कि उनके अभिभावकों का भी यही कहना था कि सुन के बड़ा बुरा लगता है, तो वही बात जो आ जाती है कि जितनी जल्दी इलाज होगा उतनी जल्दी लाभ होगा। बोलने में भी एक ईमेल हम आपसे उस पर जवाब चाहेंगे। लखनऊ से विवेक सोनकर हैं। क्योंकि हेयरिंग लॉस अलग अलग तरह का होता है। उनकी माताजी को समस्या ये है जब भी वो फ़ोन पर बात करती हैं, मोबाइल पर ख़ासकर, तो वो स्पीकर फ़ोन ऑन करके बात करती हैं। वो कहती हैं कि मुझे ऐसे सुनाई नहीं देता। वो कहते हैं लेकिन हम सबको तो सुनाई देता है। तो ये क्या है? देखिए, उम्र के साथ हाई फ्रिक्वेंसी लॉस ज़्यादा होता है और फ़ोन जो है वो थोड़ा सा हाई फ्रिक्वेंसीज़ की तरफ ज़्यादा होता है। जब आप स्पीकर लगा देते हैं तो वही कन्वर्सेशन जो है थोड़ा सा लो फ्रिक्वेंसीज़ की तरफ आ जाती है, तो थोड़ा सा सुनना बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रेसबायोक्यूसिस में हाई फ्रिक्वेंसी लॉस है तो आपको स, श, रट, ऐसे जो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स हैं ये क्लियरली नहीं सुनते, तो स्पीच डिस्क्रिमिनेशन जो है वो पुअर हो जाती है, तो इसीलिए वो सुन नहीं पाते। आम तौर पे जिनका सबका नॉर्मल है वो सुन सकते हैं। बट आज के दिन में हमारे पास ऐसे हेयरिंग एड्स हैं, डिजिटल हेयरिंग एड्स जिनको हम कहते हैं, जो कि सिर्फ हाई फ्रिक्वेंसीज़ को ऊपर करेंगे, लो फ्रिक्वेंसीज़ को उतना ऊपर नहीं करेंगे ताकि नॉइज़ ना बन जाए। पहले हमारे पास जब एनालॉग्स हेयरिंग एड्स होते थे तो वो सारा का सारा ऊपर कर देते थे और जो लो फ्रिक्वेंसी जो नॉर्मल थी वो नॉइज़ बन जाती थी। अब हम डिजिटलाइज करके, जैसे स्टेबलाइज़र होता है, इक्वलाइज़र होता है, उसकी तरह से हम बिल्कुल नॉर्मल हियरिंग ला सकते हैं, स्ट्रेट लाइन हियरिंग ला सकते हैं। जी डॉक्टर सुनीता, जब हम हियरिंग लॉस की बात कर रहे थे तो डॉक्टर तनेजा ने एक बात कही कि जब कोई व्यक्ति खुद नहीं सुन पा रहा होता तो उसे ये लगता है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आसपास के जो लोग होते हैं उनको ये लगता है कि हमें ऊंचा बोलना पड़ता है या व्यक्ति बात नहीं सुन रहा। एक तो स्थिति हुई कि व्यक्ति को बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा, और दूसरे वो जिनमें एजिंग हो रही है और धीरे धीरे जो उनकी सुनने की शक्ति है वो कम हो रही है। तो जब आप डेफनेस की बात करते हैं या डिग्रीज ऑफ हियरिंग लॉस की बात करते हैं, किस तरह से उसको कैटेगराइज करते हैं आप? इसमें डिफरेंट है। जैसे माइल्ड हियरिंग लॉस है जब हम 25 dB टू 40 dB तक सुनते हैं, और अगर 41 टू 55 dB सुन रहे हैं तो इट्स मॉडरेट हियरिंग लॉस, एंड अगर हमारा 55 टू 70 dB इट्स मॉडरेटली सीवियर। ये 3 कैटेगरीज कई बार मिस भी हो जाती हैं बिकॉज इसमें इतना ज़्यादा डेफनेस नहीं है कि इफेक्टेड हो, कि स्पीच एंड लैंग्वेज इफेक्टेड हो।
इसमें जनरली क्या होता है, दूर से सुनना, शोर में सुनना, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। एंड इससे ऊपर के जो लॉस हैं, जैसे सीवियर लॉस है या सीवियर टू प्रोफाउंड लॉस है, जैसे 90 dB अबव, उसमें तो क्लियर कट हमें पता चलता है कि बच्चा बिल्कुल नहीं सुन रहा या बिल्कुल सुनने में प्रॉब्लम है, समझने में प्रॉब्लम है, तो उसका ट्रीटमेंट के लिए पेरेंट्स आ जाते हैं या एडल्ट्स आ जाते हैं। बट माइल्ड टू मॉडरेट में, मॉडरेटली सीवियर में उनको होता है कि अभी काम चल रहा है तो उसको नजरअंदाज कर दें या डिले कर दिया जाए। डॉक्टर तनेजा, अगर रिस्क ग्रुप की बात करें, क्या कोई ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिनसे ये पता चल पाए कि शायद इस व्यक्ति को या इस बच्चे को ज़्यादा संभावना हो सकती है डेफनेस होने की? हाँ, यह हाई रिस्क कैटेगरी होती है जिसमें बच्चे का बर्थ वेट कम है अगर 1.5 kg से, या प्रेगनेंसी के दौरान माँ को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है जी। या कोई ऐसी दवा दी गई है जिसका इफेक्ट ईयर पे होता है, जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड डॉक्टर साहब ने बताया, और पैदा होने के बाद उसका बर्थ जो है होने के बाद उसका बिलिरुबिन लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है जिसको कैर्निकटरस कहते हैं। तो ये सारी कंडीशन जो होती हैं ये हाई रिस्क कैटेगरी में आती हैं और इसमें हमको थोड़ा ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कहीं इनमें श्रवण शक्ति बच्चे की कम तो नहीं है जी। और उसके लिए क्या करना चाहिए आपसे ज़रूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले उदय भान जी हैं उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर। उदय भान जी, आपका स्वागत, सवाल पूछिए। हमारा बेटा 22 साल का हो गया है जी। और उसको केवल 15% सुनता है एक कान से जी। तो क्या कॉक्सियल इम्प्लांटेशन का उसके साथ किया जा सकता है, लगाया जा सकता है उसमें, ये जानना चाह रहा था। 22 साल में कॉक्लियर इम्प्लांट्स का सिर्फ ये काम है कि वो आपको सुनाई दे देगा लेकिन समझ नहीं आएगा और बोल तो आप पाएंगे नहीं। तो इन्होंने 15% कहा, एक कान से बताया। मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। अगर प्रोफाउंड लॉस है और 22 साल के बच्चे ने आज तक कभी हेयरिंग एड नहीं लगाया या स्पीच थेरेपी नहीं ली तो हम उसको सुना सकते हैं कि वो सड़क पे जा रहा है। अब देखिए रशिया में क्या हुआ, एक डेफनेस स्कूल में 49 चिल्ड्रन गॉट बर्न टू डेथ बिकॉज उन्होंने अलार्म बेल्स नहीं सुनी कि आग लग गई। तो अब रशिया में ये मैंडेटरी हो गया है कि किसी भी उम्र में कॉक्लियर इम्प्लांट्स लगाए जाएंगे। कम से कम वो वार्निंग बेल्स और ये सब चीज़ें सुन ले, या रोड पे चल रहे हैं तो हॉर्न सुन ले, अगर कोई घर में आया है तो वो डोर बेल सुन ले ताकि वो दरवाज़ा खोल सके। ये नहीं कि बाहर वाले को दरवाज़ा तोड़ के अंदर आना पड़ रहा है। लेकिन अगर इसी बच्चे ने अपनी पूरी ज़िंदगी हेयरिंग एड्स लगाए हैं, अब मैं थोड़ा सा उस पर भी आपको उदाहरण देना चाहूँगा उपाध्याय जी। ऐसा है कि जब हम हियरिंग एड्स लगाते हैं तो हमारा जो ऑडिटरी पाथवे है, जो नर्व है और जो ब्रेन का सेंटर है वो एक्टिव रहता है और उसको पता है कि मुझे क्या करना है। लेकिन अदरवाइज अगर हियरिंग एड नहीं लगाया आपने तो ब्रेन कभी अपनी जगह को वेस्ट नहीं होने देता। तो इट इज एनक्रोच्ड बाय अदर सेंटर्स एंड मोस्ट ऑफन बाय द विजुअल सेंटर। जो आंख का सेंटर है वो इस सेंटर को एनक्रोच कर लेता है। और मैं बहुत छोटा सा एक उदाहरण देता हूं कि अगर आप हियरिंग एड नहीं लगाएंगे तो ये हो जाएगा। एक इंसान ने अपना घर बनाया और दूसरे इंसान ने अपना घर बनाया। पहले इंसान ने उसको किराए पे चढ़ा दिया, रिटायर हुआ तो उसके पास गया कि मेरा घर खाली करो, तो उसने कहा जी अभी तो कोर्ट जाना पड़ेगा। फिर वो कोर्ट गया, फिर खाली कराया, फिर उसको सफा कराया और रहने लगा। दूसरा आदमी ने घर बनाया, उसको रोज जाके साफ करता था और उसमें देख के आ जाता था। जब रिटायर हुआ सीधा गया अपने घर में जाके रहने लगा। तो ये सिचुएशन है हमारी। अगर हम हियरिंग एड्स लगाएंगे तो हमारा जिस आदमी ने अपना घर साफ वाफ रखा और रिटायरमेंट में जाके रहने लगा वो है, और जो नहीं लगाएगा वो अपने सेंटर को किसी और को लोन कर रहा है और उससे फिर डी लोनिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो शायद 22 साल की उम्र में विजुअल सेंटर इतना ज्यादा, और ये हम पेट स्कैन से आज देख सकते हैं, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी से ये पता लग सकता है कि विजुअल सेंटर ने ऑडिटरी सेंटर को एनक्रोच कर लिया। तो उसमें आपको दोबारा से कॉक्लियर इम्प्लांट का रिजल्ट आना और खराब हो जाएगा। तो अगर इस 22 साल के बच्चे ने हियरिंग एड्स लगाए हैं, स्पीच थेरेपी ली है, तो उसके रिजल्ट्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे बनिस्बत के उसके जिसने कि कुछ नहीं किया।